गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आज इस क्लास में हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे वो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। अगर पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि पूरा यूनिवर्स दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला एनर्जी और दूसरा पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मींस कण। एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, जैसे लाइट एनर्जी, राइट। जो मैं बोल रहा हूं, आवाज सुनाई दे रही है, क्या है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। साउंड एनर्जी, राइट। जैसे एंगर, लव, हेट, ये सब क्या है? ये सब एनर्जी का एक फॉर्म है। तो इससे क्या पता चला कि पूरा यूनिवर्स दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, एक एनर्जी और दूसरा पार्टिकल्स। एनर्जी कोई स्थान नहीं घेरती। जैसे एक रूम है, आपने वहां पे एक बल्ब जलाया, अब वहां पे 300 बल्ब जला दिए या 10,000 बल्ब जला दिए। ये बल्ब जलाने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें जगह नहीं बची हुई है? नहीं लगता। इसका मतलब एनर्जी कोई जगह नहीं घेरती। उसका कोई वजन होता है? नहीं होता, राइट। लेकिन पार्टिकल के साथ, जैसे लोहे का पार्टिकल आपने ले लिया, रखते गए ढेर सारा गया, तो वो जो रूम होगा वो पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, राइट। वो जगह घेर लेगा। तो पार्टिकल का नेचर है कि वो जगह घेरता, और जो चीज जगह घेरती है उसका कुछ वजन भी होगा। 10 बल्ब आपने जला दिया, उसको तौला आपने, राइट। उसकी रोशनी को आप कैसे तौलोगे? तो उसका वजन भी नहीं होगा। तो एनर्जी का मतलब पार्टिकल का नहीं होना, और मैटर का मतलब पार्टिकल का होना। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस क्लास में बात करने वाले हैं पार्टिकल्स के बारे में, यानी हम बात करने वाले हैं मैटर के बारे में। तो इसका मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इजंट इट? अब देखो, इसकी अगर डेफिनेशन आप लिखो तो ऐसे लिखोगे आप, मैटर आर दोज substance which occupy space and have mass। ठीक है, या वजन या वेट भी बोल सकते हो। तो मैटर उसको बोलते हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, यानी दो चीजें होंगी, एक वॉल्यूम होगा और मास होगा। दो चीजें होंगी तो हम उसको बोलेंगे मैटर, और ये दो चीजें अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो हम उसको बोलेंगे एनर्जी। एनर्जी और पार्टिकल, इन दोनों का रिलेशनशिप, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसके बारे में फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की थियरी में बताया, जिसमें उन्होंने बोला E इज इक्वल टू mc²। यहां पे m मास है, E एनर्जी, यानी एनर्जी को मास में कन्वर्जन, मास का एनर्जी में कन्वर्जन, यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड है। इसके बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप अभी ये समझें कि इन दोनों के रिलेशनशिप को इस्टैब्लिश करने के लिए एक फार्मूला है, E इज इक्वल टू mc², जहां पे E एनर्जी है, m मास है और c लाइट की वेलोसिटी।
अब हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पार्टिकल्स के बारे में, यानी हम बात करेंगे मैटर के बारे में और मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैटर को समझने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम यह समझें कि पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी है। अगर हमने पार्टिकल की प्रॉपर्टी को समझ लिया तो हम मैटर की प्रॉपर्टी भी समझ पाएंगे। इसीलिए आपने यहां पे देखा पार्टिकल 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 पार्टिकल, यानी पार्टिकल की प्रॉपर्टी अगर हम समझेंगे तो मैटर के बारे में समझ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब इस बात को मैंने बोल तो दिया, लेकिन इसको कैसे मैं प्रूव करूंगा? तो आइए समझते हैं कि कैसे हम ये प्रूव करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं। लेट्स से मैंने वाटर लिया एक ग्लास में। अब आपको देखने से क्या लगता है कि वाटर के अंदर, जैसे ये मैंने एक ग्लास बनाया और यहां से लेस से यहां तक पानी भर दिया, ठीक है, ये पानी भरा है। अब प्रैक्टिकली यहां तो दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप एक ग्लास पानी लें तो उसमें पानी में आपको कोई जगह दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो ये बात कैसे कही जा रही है कि पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उनके बीच में स्थान होता है, जगह होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स से ये वाटर है, ठीक है, वाटर का लेवल कहां तक है? यहां तक। तो ये क्या है? अपना वाटर है, यानी H2O, ठीक है। अब आप इसमें सॉल्ट मिला दो, सॉल्ट मतलब NaCl, राइट, इसी को थोड़ा सा सॉल्ट इसमें मिला दो। अगर किसी चीज पे कोई चीज आप रखते हो तो उस चीज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे ये एक कोई मान लो ब्लॉक है, इसके ऊपर आप छोटा ब्लॉक कर दोगे तो अभी ये ऊंचाई बढ़ गई ना। इसी तरह से अगर आपने पानी लिया है, पानी में आप सॉल्ट मिलाओगे तो जो सॉल्ट मिलाया आपने उसकी वजह से पानी का लेवल यहां तक है, तो उठ के कुछ यहां तक बढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप नमक पानी बनाते हैं तो जब आप सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करने के बाद क्या उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसका लेवल वाटर का उठता है? नहीं उठता। तो उठना तो चाहिए, लॉजिक तो यही बोलते, लेकिन नहीं उठता। तो ऐसा क्या होता है कि वाटर का जो लेवल है वो नहीं उठता? वो इसलिए होता है कि जब आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जो सॉल्ट है ना, वो जो पार्टिकल्स हैं उसके स्पेस है उसके बीच में चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर का लेवल नहीं उठ पाता। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल वाटर का ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल, अब यहां देखो बीच में एकदम जगह बच गई छोटी सी। इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ठीक है, ताकि आप बेहतर समझ। देखो जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, देखो बीच में जगह छूट गई। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल है यहां पे चले जाएंगे, तो ये तो वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं किया, वॉल्यूम तो इतना ऑलरेडी इसने ऑक्यूपाई किया, अब उसके बीच में जाके सॉल्ट के पार्टिकल बैठ जाएंगे तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलते हैं? जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस, या इसको आप ये भी बोलते हो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो ये तो प्रूव हो गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्थान होता है, और साथ ही साथ ये भी प्रूव हो गया कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। कैसे? देखो, इसका स्मॉल होते हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम बेहतर ढंग से
समझ पाएंगे। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया राइट कि स्पेस होता है, पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उनके बीच में जगह होती है और वो जगह में जाके सॉल्ट बैठ जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस जो है, उसमें जाके स्पेस तो है तभी तो जाके सॉल्ट वहां पे बैठता है। ठीक है, अब आइए ये समझते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं। देखो, आपने ये एक गिलास ले लिया, एक दूसरा गिलास ले लिया और एक तीसरा गिलास ले लिया। मान लो 100 ml आपने पानी भर दिया, इसमें भी 100 ml और यहां पे भी 100 ml। ठीक है, यहां पे भी आपने 100 ml इस तरह से पानी भर दिया। ठीक है, अब आप 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैग्नेट का ले लो, पोटेशियम पर मैग्नेट का ले लो। अब आप इसमें इसको डिसॉल्व कर दो तो आप देखोगे ये कलरफुल पानी हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? कलरफुल हो जाएगा। आपने 2-3 क्रिस्टल के MnO4 के लिए है और ये पानी पूरा कलर्ड। उसके बाद आपको KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना। अब यहां से आप 10 ml पानी निकालो। कितना? 10 ml। 10 ml पानी निकाल के आप इसमें डाल दो। ठीक, जब आप इसमें डालोगे तो आप देखोगे ये पानी भी कलरफुल हो गया। यानी एक छोटे से क्रिस्टल में बहुत से पार्टिकल प्रेजेंट है, तभी तो उसका इंप्रेशन, उसका इंपैक्ट यहां पे दिख रहा है। अब आप यहां से 10 ml पानी निकालो और इसमें डाल दो। आप जब इसमें पानी डालते हो तो आप देखते हो कि ये भी कलरफुल 100 ml का वाटर हो जाता है। इससे क्या पता चला? इससे पता चला हमको देखने में 2-3 क्रिस्टल लग रहे हैं KMnO4 के, लेकिन रियल में उनके पार्टिकल छोटे हैं और बहुत ज्यादा हैं, तभी इसका इंप्रेशन यहां पे भी दिखा, यहां पे। अब यहां पे उतना डार्क नहीं दिखेगा कलर, लेकिन कलर तो दिखेगा। इससे ये पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं, KMnO4 पार्टिकल का बना, पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। अब इस तरह के यहां पे मैंने KMnO4 का एग्जाम्पल लिया, लेकिन आप इंक ले सकते हो। इंक है ना, इंक का छोटा सा ड्रॉप, ये तो आप जानते हो, डे टू डे लाइफ में इसको इस्तेमाल भी करते हैं। इंक की 1-2 बूंद डाल दो पानी में, थोड़ा पानी लो, देखो कलर्ड हो जाएगा। अब वहां से थोड़ा सा पानी दूसरे बीकर में डालो, दूसरे गिलास में, तीसरे, तो आप देखोगे इतना करने के बावजूद भी इंक का जो कलर है वो जा नहीं रहा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, लेकिन इंप्रेशन उसका रहता है। यानी जो इंक की 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप है उसमें बहुत से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि 2-3 क्रिस्टल अगर आप KMnO4 का ले लेते हो तो वो 1000 लीटर वाटर में अपना इंप्रेशन छोड़ सकती है। तो आपने समझा, अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि पार्टिकल मैटर के बहुत ही छोटे होते हैं। अब आइए समझते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसको समझने के लिए ये देखो, ये आपने एक ऐसा गिलास लिया, एक कोई बर्तन लिया, इसमें आपने पानी यहां तक भर दिया। ठीक है, आप इसमें चीनी डाल दो या नमक डाल दो। चीनी डाल दो, आप इसको मूव नहीं करो, मतलब उसको हिलाना नहीं, स्टिर नहीं करना, ऐसे वैसे छोड़ दो। आपको क्या लगता है, ये चीनी, ये जो शुगर है, ये शुगर आपने जो डाली, ये क्या पूरी तरह से घुल जाएगी वाटर में? आपने अपनी डे टू डे लाइफ में क्या ऑब्जर्व किया? घुल जाते। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि आपने शुगर के पार्टिकल को यहां पे डाला तो शुगर के पार्टिकल यहां पे आ गए, उसके बाद आगे कैसे मूव करते हैं। और आप कुछ देर बाद देखोगे तो जो शुगर आपने डाली उसकी मिठास पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुगर तो आपने ऊपर डाली, फिर नीचे कैसे वो आई और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई? वो इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, लेट्स से ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये ऐसे रैंडम मोशन करते हैं इस तरह से चारों तरफ। हमको अगर हम पानी लेके उसको आप हिलाओ भी नहीं, ऐसे एकदम शांत पानी रहता है, उसको देखने से आपको लगता है नहीं ये तो हिल नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली इधर उधर रैंडम मोशन, जिसको बोलते हैं रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन। तो चारों तरफ ऐसे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं इस तरह से वाटर के, ठीक है। तो आपने जब चीनी डाला तो चीनी का पार्टिकल मान लो यहां पे आया, तो इधर ये मूव इसको धक्का देगा, यहां पे आएगा, फिर ये वाला धक्का देगा, इस तरह से पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब ये मूविंग, पार्टिकल मूव कर रहे हैं। जब पार्टिकल कभी मूव करता है तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप लिखते हो हाफ mv² से ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई चीज मोशन में होती है, जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और जनरल फार्मूला हम k = हाफ mv² लिखते हैं, जनरल फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को अगर आप अलग करना चाहो तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हथौड़े से उसको आप हैमर करते हो, राइट, तब भी लोहा क्या होता है? एक शीट में बदल जाता है। पानी है, पानी को आप तोड़ना चाहो, पानी रखो उसको तोड़ो तो टूट नहीं पाता। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो चीज उतनी मजबूती से बंधी हो, और उसको तोड़ने के लिए आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। सॉलिड में जो ये फोर्स होता है सबसे ज्यादा होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होगा उनको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं उनको पिघलाना, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, उनको बॉयल करना, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। जैसे लोहे का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, पानी का नहीं होता। पानी उतना स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्टेड उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नहीं होते। तो इससे क्या पता चला कि जो एक ही टाइप का अगर पार्टिकल ले लेंगे, जैसे मान लिया आपने वाटर लिया, उसमें तो एक ही टाइप का पार्टिकल है, लेकिन वाटर के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से उनको अलग करना इतना हमारे लिए आसान नहीं होता। इसी तरह लोहे के पार्टिकल ही हैं, लोहे के ही सारे पार्टिकल हैं, लेकिन एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है, जिसकी वजह से हमको उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से आपने समझा कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें दो तरह की चीजें आप थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर सेम पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। ये क्या? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगी उसको कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर है, वाटर की एक ड्रॉप है, दूसरी ड्रॉप है, तीसरी ड्रॉप है, इनके बीच में जो फोर्स चल रहा है कोहेसिव फोर्स। दूसरी फोर्स है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स। अब जैसे पानी है और ग्लास है, तो ग्लास में आप पानी रखते हो ऐसे,
तो पानी बिल्कुल ग्लास का जो पार्टिकल उससे चिपक के चलता है। ऐसा तो नहीं होता आप पानी ग्लास में रखो तो पानी यहाँ बीच में खाली रहता है, नहीं होता ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये पार्टिकल है ग्लास का और जो वाटर का, उनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के बीच में जो फोर्स लगती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो, जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो इस तरह से आज इस क्लास में आपने सीखा कि मैटर क्या है। मैटर आर दो सब्सटेंस विच हैव वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसके बाद हमने सीखा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, जैसे इंक वाला एग्जांपल, थोड़ी सी इंक ढेर सारे पानी को कलरफुल बना देती है। उनके बीच में स्पेस होता है, जैसे सॉल्ट आपने डाला किसमें, वाटर में, तो जो वाटर का लेवल नहीं उठा, तो आपने ये कंक्लूजन निकाला कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर्स के, उनके बीच में स्पेस होता है। उसी तरह से जब आपने शुगर को डाला पानी में और उसको स्टिर नहीं किया, स्टिर करते तो जल्दी घुल जाती, नहीं किया फिर भी घुल जाएगी, उसके बावजूद भी घुल जाती है। उसका रीजन ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन कर रहा है, जिसको आप बोलते हैं ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से पार्टिकल जो ऊपर से चीनी आपने डाली तो उसमें डिसॉल्व हो गई, राइट। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करते तो वाटर का एक छोटा सा ड्रॉपलेट यहाँ होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, और हम पानी दौड़ दौड़ के पीते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पानी एक साथ रहता है। और उसी तरह से सेम टाइप के मॉलिक्यूल तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के एटम्स भी एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई गेस इस क्लास से आपने बहुत सी यूजफुल जानकारियां प्राप्त की होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग लेकर आएंगे और आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।